गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है डिजीज़ में संचारी या संचारी रोग वो बताया आपको। फिर हमने इसके अंदर जो कल की क्लास में किया था वो था टीबी मीन्स ट्यूबरोक्लोसिस। टीबी, यक्ष्मा, क्षय रोग या इसे तपेदिक भी कहा जाता है। तो ये कल की क्लास में किया। आज की क्लास में एक नई डिजीज है जो है एड्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एड्स जिसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे यहाँ पे हम डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो यह बीमारी है इसका जो सबसे पहले जो पेशेंट मिला था वो हमें कब मिला था? 1986 में। एड्स का जो पहला जो पेशेंट मिला था वो 1986 में व्यक्ति भारत में पाया गया। 1986 में इससे पीड़ित व्यक्ति भारत में पाया गया। पहला इससे पीड़ित व्यक्ति भारत में 1986 में यह पाया गया था, इस बीमारी से पीड़ित। यह क्या है? एक विशिष्ट यौन संपर्क संचारी रोग है। यह क्या है? एक विशिष्ट यौन संचारी रोग है। यह क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है। लेकिन यह क्या है? कौन सा है? किससे फैलता है? यौन से फैलता है। ये नहीं है कि वैसे संपर्क में हम उसके पास बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे, बातें करेंगे तब ये रोग नहीं फैलता। या जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ में यौन स्थापित करता है कोई व्यक्ति, तब उसको क्या हो जाता है? वह एड्स से पीड़ित हो जाता है। या फिर उस व्यक्ति को, मान लो ये व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और उसको क्या हो जाए, HIV का भी अभी बताऊंगी, अगर उसको यह बीमारी, मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है और वह हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए गया, तो उसको इन्फेक्ट यानी जो सिरिंज थी, इसकी इंजेक्शन था, वो उसका इंजेक्शन किसी और को लगा दिया जाए तो वो क्या हो गई? संक्रमित सुई हो जाती है। अगर वो किसी को लग जाए तो उसको भी ये बीमारी ट्रांसफर हो जाती है उसमें। फिर एक रीज़न ये होता है कि संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तब भी यह रोग उसको फैल जाता है। तो ये क्या है? इसके कारण है। एक तो कि आपको आगे बताएंगे कैसे कैसे है। तो ये क्या है? विशिष्ट यौन संचारी रोग है। इसके अंदर WBC नष्ट हो जाती हैं। इसके अंदर क्या है? जो हमारी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब इनके नष्ट होने का आपको पहले भी बताया था, जब WBC नष्ट हो जाती है तो क्योंकि खतरनाक बीमारी कब बन जाती है? जब कोई भी बीमारी में हमारे WBC के ऊपर अटैक होता है तो वो बीमारी हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। क्यों? क्योंकि WBC ही क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है। रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो हमारे इन सेल्स के अंदर पाई जाती है। अगर इन कोई भी बीमारी सबसे पहले इन पर आक्रमण कर देती है तो
ओब्वियसली क्या है, वो बीमारी हमारे लग जाए, क्योंकि उसमें क्या है, बीमारियों से लड़ने वाले जो सेल्स है वो तो पहले ही नष्ट हो गए, तो बीमारियों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी। तो इस केस में ये बीमारी क्या हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। इससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो नष्ट हो जाती है इस बीमारी में। तो इसीलिए क्या है, एक खतरनाक बीमारी होती है। इसके बाद में इसका विषाणु, इसमें क्या होता है, ये जो सबसे पहले जो इसमें था, यह जो बीमारी इंडिया में तो 1986 में आई थी भारत में, लेकिन इसका जो सबसे पहला जो केस था, यह सबसे पहले अफ्रीका में कुछ विशेष प्रजाति के जो जाति के बंदर थे, उनके अंदर ये बीमारी पाई गई थी। बाद में इसका विषाणु मनुष्य के अंदर आ गया। सबसे पहले अफ्रीका में बंदरों के अंदर पाई गई, बंदरों की जाति के अंदर, फिर ये जो विषाणु थे इसके, वो मनुष्य में प्रवेश कर गए, और इस प्रकार से ये बीमारी फैलती जा रही है। अब इसके जो रोग को फैलाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है, HIV वायरस है। ये रोग को फैलाने वाला जो वायरस है वो HIV होता है। HIV बोलते ना, HIV पॉजिटिव है ये। इस आप कई बार देखना, जो दूरदर्शन वगैरह होते हैं या रेडियो है, उसके ऊपर, टीवी में तो कई बार कम दिखाते हैं ये वाली ऐड, लेकिन टीवी की और जो HIV की है, ये क्या है, आपको दूरदर्शन या जो चैनल, ये जो रेडियो के चैनल है, उनके ऊपर ये न्यूज़ सुनाई जाती है कि क्या है, HIV जो पॉजिटिव होता है वो HIV क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है, जिसे क्या कहते हैं, HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ये। तो HIV की फुल फॉर्म है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि HIV की फुल फॉर्म क्या है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो इनके बारे में ये पूछ लिया जाता है। जो इसका जो विषाणु है उसका कितने महीनों में पता चलता है, यानी जो इसका जो उद्भवन काल है वो कितने दिन में पता चलता है। कहीं पर देखा जाता है कि इसका जो उद्भवन काल है, इसका उद्भवन काल कई जगह पर तो क्या देते हैं, 4 माह देते हैं। 4 महीने में इसकी बीमारी का पता चलता है। 3-4 महीने से पहले इसका नहीं पता चलता। चौथे महीने में क्या है, इस बीमारी 4 माह के बाद इस बीमारी का पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। 4 माह का। और फिर क्या है, ये क्या है, काफी लंबी ये बीमारी होती है, यानी इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। जैसे कि TB लाइलाज बीमारी थी, फिर उसका क्या है, अब डोट्स की जो TB की जो टेबलेट्स होती है वो डोट्स के रूप में आती है, जिनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। वैसे ही क्या है, जो HIV पॉजिटिव है, HIV व्यक्ति जो पॉजिटिव है, उसके लिए कोई अभी तक कोई परमानेंट ऐसा कोई इलाज नहीं बना है। तो ये क्या है, एक ला इलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जिस व्यक्ति को ये हो जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसके जो फैलने के जो स्रोत है वो क्या है, इसके विषाणु सबसे ज्यादा रक्त में पाए जाते हैं। इसके जो फैलने के जो सोर्सेज हैं, फैलने के स्रोत, इसके जो विषाणु है सबसे ज्यादा वो रक्त
के अंदर पाए जाते हैं, रक्त के अंदर इसके विषाणु पाए जाते हैं। इसके विषाणु पाए जाते हैं और महिला और पुरुष के स्राव में इसके अलावा कम मात्रा में जो मेल और फीमेल जो होते हैं उनके अंदर जो उनका सिक्रेशन होता है, उनके अंदर ये जो वीर्य होता है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। जो मेल और फीमेल के वीर्य के अंदर पाए जाते हैं। और क्या होता है, ये कम मात्रा में यह कहाँ पर पाया जाता है, और कम मात्रा में यह लार के अंदर, लार, आंसू, लार में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, और यह प्लाज्मा में, आंसू में, प्लाज्मा में, और महिलाओं का जो दूध होता है उसके अंदर भी यह रोग पाया जाता है। महिलाओं के दूध में पाया जाता है। जो लैक्टेटिक मदर होती है, दूध, उनके दूध में भी ये पाया जाता है। जो इससे संक्रमित होती है उनके दूध में ये पाया जाता है। और सबसे कम यह अस्थि मज्जा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा तो ये महिला पुरुष के वीर्य में पाया जाता है, फिर थोड़ा बहुत लार, आंसू, प्लाज्मा में पाया जाता है, महिलाओं के दूध में पाया जाता है, और जो सबसे कम मात्रा होती है वो अस्थि मज्जा में होती है। हमारा बोन मैरो होता है वहां पर सबसे कम होता है, सबसे कम ये होता है। अब एड्स का प्रसार कैसे होता है, इसका प्रसार कैसे होता है? प्रसार के बारे में, फैलने के स्रोत है, रक्त के अंदर विषाणु पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं महिला और फीमेल और फीमेल के वीर्य में, फिर लार, आंसू, प्लाज्मा में, और महिलाओं के दूध में, अस्थि मज्जा में यह सबसे कम पाया जाता है। अब फैलने के एड्स का प्रसार कैसे होता है? फैलता कैसे है ये प्रसार, एक दूसरे से कैसे चला जाता है, कैसे फैलता है ये? सबसे पहले जो क्या है, ये फैलता है इसके जो फैलने का कारण है वो क्या होता है एड्स? एक तो सबसे पहले आपको बताया कि यौन क्रियाओं के कारण यह यौन क्रियाओं के द्वारा फैलता है। कोई भी मेल फीमेल का जो भी संक्रमित होता है वो किसी दूसरे अपोजिट सेक्स या किसी के साथ भी जो संबंध स्थापित करता है, यौन संबंध स्थापित करता है, उसमें ये डिजीज चली जाती है। फिर एड्स से ग्रस्त व्यक्ति के साथ क्या है ये है एड्स से ग्रसित व्यक्ति की जो आपको बताया इन्फेक्टेड जो सुई होती, संक्रमित सुई है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाए, उससे यह फैलता है। फिर तीसरा मैंने आपको बताया संक्रमित व्यक्ति के जो ब्लड है अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दे तभी यह रोग फैल जाता है। और क्या होता है ग्रसित व्यक्ति का, जैसे कि ब्रश, रेजर और इनका प्रयोग करने से भी यह रोग फैल जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि ग्रसित व्यक्ति है, ब्रश, रेजर इनसे क्यों फैलता है? क्योंकि हमारे ब्लड में आप देखते हो कि जैसे ब्रश करते हैं उस टाइम पर कई बार दांतों से ब्लड निकल जाता है, तो हमारा जो HIV के जो है वो वायरस है, ये कहाँ पे मिलता है? ब्लड के अंदर मिलता है। तो ब्लड निकल जाए तो हमारे ब्रश पे लग गया, और ब्रश पे लग गया मीन्स हमने ये नहीं सोचना कि हमने धो दिया और वो साफ हो गया, ऐसा नहीं। जो ये इनके जो विषाणु होते हैं वो बड़े ही छोटे छोटे होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब दिखाई देते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देते, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। तब क्या है, वो हम तो सोचते हैं कि धो दिया, लेकिन वो उसके ऊपर चिपके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसको यूज करता है तब ये रोग हो जाता है।
रेजर है तो आप ऐसे ही क्या करते हैं, लोग सेविंग वगैरह करते हैं, जैसे ब्रश जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके टाइम पे क्या है वो कट जाते हैं, तो उसका ब्लड कहाँ पे लग जाता है, रेजर पे लग जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज करता है तो तब ये रोग हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमने जैसे कि गोलगप्पे खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं और व्यक्ति का संक्रमित है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति संक्रमित है, नहीं पता चलता। आप किसी को देख के अंदाजा थोड़ी लगा सकते हो कि भी हाँ इसको ये बीमारी है, हाँ इसको ये बीमारी है, ऐसा नहीं। जैसे गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं तो उसमें क्या है, आप देखना कि उनके क्या है, कई बार क्या होता है जो संक्रमित व्यक्ति है, मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि हो रहा है ऐसा, कि उस अगर वो व्यक्ति HIV संक्रमित है, कई बार उसको खुद को ही, क्योंकि आपको बताया कि उसको कब पता चल रहा है कि वो HIV पॉजिटिव है, 4 महीने के बाद में पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। अगर उस व्यक्ति को वो बीमारी है और उसको पता नहीं है, मान लो तुम गोलगप्पे खाने गए, वहाँ पर उसको कट लगा हुआ है और वो कट जैसे ही तुम्हें खिला रहा है तो वो कट में से ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा तो कहाँ पे जाएगा, उस पानी के अंदर जाएगा, तो इससे क्या है वो पानी भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया और हम उसको खा लेते हैं। तो इस प्रकार से भी क्या होता है, कई बार संक्रमण फैलने का डर रहता है, इसलिए क्या कहते हैं जब भी काम करें तो उसको ग्लव्स वगैरह पहन के काम करना चाहिए। नशीले पदार्थों के प्रयोग से भी यह रोग फैल जाता है और वैश्या वगैरह होती हैं उनके साथ संबंध बनाने से भी, यौन संबंध स्थापित करने से भी यह रोग फैलता है। एड्स कैसे नहीं फैलता, अब ये तो हमने बात कर ली कि कैसे फैलता है, और अब कैसे नहीं फैलता इसकी बात करते हैं। एड्स से ग्रसित व्यक्ति के साथ रहने से यह रोग नहीं फैलता है। उस व्यक्ति के साथ खाना खाने से, टहलने से, उठने बैठने घूमने आदि से ये रोग नहीं फैलता है। छींकने और खांसने से भी यह नहीं फैलता है। तो ये क्या है, संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन क्या है, ये यौन संचारी रोग है, तो यौन संबंध के द्वारा क्या है ये विशेषतः फैलता है। अब हमने इसको बता दिया कि इसकी जो उद्भवन काल होता है वो क्या है, 4 महीने का होता है। कई बार क्या है इसका 6 महीने भी हो जाता है, 6 महीने तक भी इसका पता नहीं चलता है। इस रोग का पता चलता है 6 महीने से लेकर 6 साल तक हो सकता है, 6 महीने से या 6 साल तक भी इस रोग का पता नहीं चल पाता है। अब इसके लक्षण क्या क्या है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं कि पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। एक तो वो क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, यानी उसमें पौष्टिक तत्वों का जो लॉस है वो हो जाता है, सभी पौष्टिक तत्व होते हैं उनका लॉस हो जाता है और उस वजह से वो क्या है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। लंबे समय तक उसको दस्त रहते हैं, रोगी के गले में खांसी और गले में दर्द होता रहता है। चर्म रोग हो जाते हैं उसको, कई प्रकार के स्किन की जो डिजीज है, स्किन के जो रोग हैं, ये हमारी चर्म रोग उसको हो जाते हैं, और जो उसकी लसिका ग्रंथियां होती हैं वो सूख जाती हैं, गले और मुंह में छाले हो जाते हैं और सिर दर्द, चक्कर आना आदि लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। ये थे एड्स के लक्षण। तो अब इससे बचाव क्या इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, जीवन साथी के अलावा किसी और से यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। पहले ऐसा होता था कि भाई, आजकल तो क्या है, जैसे कि शादी वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर क्या है, जैसे ज़्यादा ही अवेयर हैं और ज़्यादा ही कॉन्शियस होते हैं, तो वो क्या है, आजकल HIV टेस्ट भी करवाने लग गए हैं शादी से पहले। तो जो व्यक्ति है उसको, अब जो भी है, लेडीज़ है या जेंट्स है, उसको अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। फिर है यौन रोगियों के साथ, जो भी यौन रोगी है कि मान लो पता चल जाए, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। एड्स से ग्रसित व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। तभी तो आपको बताया कि आजकल पता करने लगे, अगर उसको HIV पॉजिटिव है वो, तो उसको नहीं होना, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। HIV पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर HIV का जो वायरस होता है उसको पॉजिटिव बोलेंगे और जिसके अंदर नहीं होता है नेगेटिव, तो यानी HIV पॉजिटिव बोलते हैं उसको, जिसके अंदर ये वायरस होता है। एड्स से ग्रसित व्यक्ति के सुई, जो उसके रेजर
आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त भी नहीं लेना चाहिए। तो ये इसके बचाव के उपाय हैं। आजकल आप देखते हो कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो पहले क्या होता था, उसी सिरिंज को क्या है वो उबालते थे, उबाल कर उसको यूज़ करते थे, नई इंजेक्शन नहीं यूज़ करते थे। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि सारी सिरिंज है वो नई यूज़ करते हैं, पुरानियों का यूज़ नहीं करते, उसको उसी टाइम पे तोड़कर डिस्पोज करने के लिए डाल देते हैं। तो ये थे हमारे इसके बचाव के, किस प्रकार से इसका बचाव किया जा सकता है। तो अब इसका उपचार क्या है? यह एक क्या है, एक लाइलाज बीमारी है, परंतु इसके उपचार के 2 लक्षण हैं। अब इसके लिए क्या है, इसमें इसका एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए इसका कोई ज़्यादा से इलाज नहीं है। तो इसलिए इसका जो आपको बचाव के जो बताया है तरीके, उन्हीं को आपको ध्यान में रखकर इससे बचाव रखना चाहिए। तो ये थी हमारी एड्स की जो बीमारी, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। अब हमारी जो अगली बीमारी है उसकी बात करते हैं, वो है हमारा स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू, एड्स हो गया, यह काफी फैला हुआ रोग है। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है। तीव्र संक्रामक रोग है यह सांस से जुड़ा हुआ रोग है। सांस से जुड़ा हुआ रोग है। सांस से जुड़ा हुआ रोग है। और यह स्वाइन फ्लू किससे होता है? स्वाइन H1N1 के नाम से भी जाना जाता है। और यह स्वाइन H1 और N1 के नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा H1N1 के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इन्फ्लुएंजा H1N1 के नाम से इसको जाना जाता है। जो स्वाइन फ्लू को जो फैलाने वाले जीवाणु है, यह जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं, इसको जो फैलाने वाले जीवाणु है वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले है इसमें H1N1, दूसरा है H1N2, अब इसके बाद में इसमें आता है H3N1 और चौथा जो है H3N2। ये इसके नाम है, इसको फैलाने वाले जीवाणुओं के नाम है। H1N1, H1N2, H3N1, H3N2, ये इसके जीवाणु के नाम है जो इसको फैलाने में काम करते हैं। इनमें से H1N1 सबसे सामान्य है, ये सबसे सामान्य है। H1N1 सबसे सामान्य होता है, यह स्वाइन फैलाने का काम करता है। यह ज्यादातर यही जो जीवाणु है वो इनको फैलाने का काम करता है। सबसे ज्यादा ये वाला इस रोग को फैलाता है। स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है? अब ये है जब कोई व्यक्ति, ये फैलता कैसे है?
जब कोई व्यक्ति स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो जाता है तो इसके जो विषाणु होते हैं वो श्वास नली से होते हुए नाक, गले और फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इससे ग्रसित होता है तो उसके जो विषाणु होते हैं वो कहाँ से, श्वास नली से होते हुए उसके नाक, गले और फेफड़े तक पहुंच जाते हैं और यह कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं, कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और साथ ही साथ यह सबसे पहले WBC पर आक्रमण करते हैं, कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और उससे भी पहले, सबसे पहले WBC पे आक्रमण करते हैं। और आपको बताया WBC पे जहां आक्रमण हो गया मतलब वो क्या हो गई, एक खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो ये WBC पे आक्रमण करते हैं और रोगों से जो, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता हमें यहीं से मिल रही है और रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसे साइटोकाइनिन तूफान कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, साइटो तूफान, जिसे क्या कहते हैं, इसको जब WBC को नष्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन तूफान कहा जाता है। साइटोकाइनिन तूफान कहा जाता है, साइटोकाइनिन तूफान इसको कहा जाता है। अगर यह रोग अधिक फैल जाए तो क्या हो जाता है, जब पहले WBC पे आक्रमण करेगा फिर उसके बाद अधिक फैल जाए तो क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, निमोनिया, स्वाइन फ्लू में निमोनिया के बाद में उसको 2 से 4 दिन तक अगर ये मान लो उसको निमोनिया हो गया और फिर क्या हो जाता है, और व्यक्ति की 2 से 4 दिन में मृत्यु हो जाती है, 2 से 4 दिन में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, एक खतरनाक बीमारी है। तो इसके जो फैलने के कारण है, ज्यादातर इसके जो इस रोग से जो ज्यादा प्रभावित होते हैं औषध के कारण, तो 4 प्रकार के जीवाणु से फैलता है। यह है H1N1, H1N2, S3N1, S3N2, ये इसके जीवाणु हैं। अब सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर जो बीमारी का कारण है वो है H1N1, सबसे सामान्य ये वाला फैलता है और ये क्या करता है, इसमें कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और कोशिकाओं से पहले ये WBC पे आक्रमण करता है और हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को नष्ट कर देता है। इससे क्या होता है, जिसको इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, साइटोकाइनिन तूफान कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, श्वास नली के द्वारा संक्रमण फैल जाता है और उसके गले और कहाँ पर, श्वास नली से होते नाक, कान और नाक, गले और फेफड़ों पर, कान नहीं सॉरी, वहां पर फैल जाता है जिससे निमोनिया हो जाता है। निमोनिया के बाद उसको व्यक्ति की 2 से 4 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके औषध के कारण कौन कौन से हैं, किन किन को ये रोग जल्दी फैलता है। औषध के कारण ये ज्यादातर वृद्ध व्यक्तियों में, वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके अंदर फैलता है। फिर गर्भवती स्त्री होती है 6 महीने से लेकर उनको फैल जाता है। फिर ये क्या है, 6 महीने से लेकर 19 वर्ष की आयु के 19 वर्ष की आयु के लड़के दोनों को
यानी ज़्यादा वृद्ध व्यक्तियों में, फिर गर्भवती स्त्री होती है उसको 6 महीने से लेकर, बच्चा 6 महीने का है उससे लेकर 19 वर्ष की आयु तक के लड़के लड़कियों सभी को ये रोग हो जाता है। तो ये इसके पोषण के कारण हैं। स्वाइन फ्लू फैलने के कारण क्या क्या है? किन कारणों से स्वाइन फ्लू फैलता है? यह क्या बताया? एक संचारी रोग है, ये संचारी रोग है, फैल जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, और संचारी रोग है। इस स्वाइन फ्लू को मौसमी फ्लू भी कहा जाता है। इसको एक मौसम आता है, आप देखते हो एक मौसम आता है, उसके अंदर मौसमी फ्लू भी कहा जाता है कि कई बार एक मौसम आता है उसके अंदर आप देखो कि स्वाइन फ्लू का चला हुआ है, बहुत ज़्यादा स्वाइन फ्लू फैला होता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फैल जाता है। यह रोगी के खांसने, छींकने से फैलता है। यह रोगी व्यक्ति के साथ बैठने से, खाना खाने से और सोने से भी फैलता है। यह रोगी व्यक्ति के साथ क्या है बताया आपको, खाना खाना, बैठने से भी, खाना खाने से भी, हाथ मिलाने से, इससे भी ये रोग फैल जाता है। यह रोगी व्यक्ति के जैसे कि तौलिया है, रुमाल है, उसके कपड़े आदि का प्रयोग करने पर भी ये रोग फैल जाता है। अब इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? क्या क्या लक्षण दिखते हैं? कैसे पता लगाएंगे कि स्वाइन फ्लू है? इसमें रोगी व्यक्ति का नाक बहने लगता है और व्यक्ति आलसी और सुस्ती में हर टाइम रहता है और नींद नहीं आती उस व्यक्ति को। चक्कर आना, उल्टी आना, सिर दर्द होना, ये उसके लक्षण होते हैं। भूख नहीं लगती उसको और खाना अच्छा नहीं लगता। तीव्र खांसी होती है, दिन की बजाय रात में अधिक खांसी आती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। कुछ दिनों में उसको निमोनिया हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसका जो उद्भवन काल होता है वो कितने दिन तक होता है? यह 4 से 6 दिन रहता है और कई बार यह 7 दिन का भी हो जाता है। ये कितने दिन के लिए रहता है? 4 से 6 दिन के लिए, और कई बार 7 दिन भी हो जाते हैं, 7 दिन तक भी ये रहता है। तो ये क्या है? इसका उद्भवन काल है। इसके लिए उपचार क्या है? सबसे बढ़िया जो इसका उपचार है वो क्या है? टीकाकरण इसका सबसे बढ़िया उपचार है। तो इसमें टीके लगवाने चाहिए। इसमें वैक्सीन में जीवित एंटीन्यूएट H1N1 विषाणु होते हैं, वो इनको दिया जाता है। तो ये उनको इंजेक्शन लगवाने चाहिए। और फिर इसमें उपाय की क्या उपाय करने चाहिए? बचने के उपाय क्या क्या हैं? तो हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। दरवाजे, खिड़कियां, बिस्तर आदि साफ सुथरी होनी चाहिए। हवादार कमरा होना चाहिए, धूप आनी चाहिए उसके अंदर। कपड़े धोने में उसमें डेटॉल का प्रयोग करना चाहिए। फिर बासी और सड़ा गला भोजन रोगी को नहीं देना चाहिए और किसी को भी नहीं करना चाहिए। खांसते और छींकते समय मुंह पर हाथ या रुमाल होना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचना चाहिए, जो आजकल हमें कर रहे हैं। आजकल ये सारे ही कर रहे हैं, किससे बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए। और रोगी को अलग रहना चाहिए, जो व्यक्ति रोगी है उसको अलग रखना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। और बच्चों और गर्भवती महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या है? इसके बचने के उपाय हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।